यहाँ पे आप डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के ऑपरेशन को देख सकते हैं। इट यूजेस कॉम्प्लीमेंटरी ट्रांजिस्टर्स, मतलब कि यहाँ पे एनपीएन बैक टू बैक पीएनपी बैक टू बैक एनपीएन, इस तरह के अलग अलग ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है, जिसकी वजह से इस ट्रांजिस्टर को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी ट्रांजिस्टर। और मैंने आपको ये इसका नाम वहां पे भी रिप्रेजेंट करके दिया हुआ था कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन किस तरह का है, ये कनेक्शन कॉम्प्लीमेंटरी कनेक्शन है। Thus, the first stage uses NPN transistor, the second stage uses PNP transistor and so on। मतलब कि पहला NPN, दूसरा PNP, फिर तीसरा NPN, इस तरह से आपको so on मतलब कि आगे तरह कनेक्शन करते रहना है। दिस अरेंजमेंट मेक्स द डिजाइन वेरी सिंपल, मतलब कि ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट डिजाइन को सिंपल बनाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही बात को मेंशन करना है कि यहाँ पे यूज होने वाले एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर टोटली अल्टरनेटिव पोर्शंस में यूज होते हैं। फिर आगे बात करते हैं। द आउटपुट फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर T1 इज फेड टू द इनपुट ऑफ द सेकंड ट्रांजिस्टर T2 एंड सो ऑन। मतलब कि पहले ट्रांजिस्टर का ये जो कलेक्टर का आउटपुट होता है, उस आउटपुट को आपको दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस में डायरेक्टली कनेक्ट करना होता है, और यही प्रोसीजर को आपको आगे के सभी स्टेज में क्या करना है, रिपीट करना है। दिस मेक्स द सर्किट स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर चेंजेस, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर चेंजेस, जिसका मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दिया था, थर्मल रन अवे, जिसकी वजह से क्या होता है कि कलेक्टर में सडनली ये उसके जो होल्स होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है, और वो करंट आपकी सर्किट का स्टेबिलाईजेशन का क्या करता है, डिस्टोर्शन जनरेट करता है। तो उसको रिलीज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको ये जो अलग अलग टाइप्स के कलेक्टर और बेस का पोर्शन था, इस पोर्शन को क्या कर बनाना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या बात आती है, इन दिस कनेक्शन, किस तरह के, एनपीएन फॉलोड बाय पीएनपी, मतलब कि इन इस तरह के कनेक्शन में द डायरेक्शन ऑफ कलेक्टर करंट इंक्रीजेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा। मतलब क्या होता है कि इस तरह के एनपीएन और पीएनपी कंस्ट्रक्शन में ये जो आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा है, ये बीटा क्या होता है, ये बीटा यहाँ पे इंक्रीज होता है। बीटा का इक्वेशन क्या बनता है, बीटा का इक्वेशन है आई सी अपॉन आई बी, मतलब कि कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। तो यहां पे बीटा किस केस में इंक्रीज हो सकता है, अगर यहां पे आईसी इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बीटा इंक्रीज हो सकता है। फिर अगर यहां पे आईबी डिक्रीज होता है तो भी दूसरा एक पोर्शन है, दूसरी एक प्रोबेबिलिटी है कि जिसकी वजह से बीटा क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर आप इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक की हो सकती है, और ये टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक है आईसी। मतलब कि टेम्परेचर के रीजन की वजह से अगर आईसी इंक्रीज होता है तो होगा क्या, अगर आगे के स्टेज में आईसी इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से डायरेक्टली अपकमिंग स्टेज में, मतलब कि आगे आने वाले स्टेज में क्या होगा, वही कलेक्टर करंट आगे प्रोपेगेट होगा, जिसकी वजह से उस ट्रांजिस्टर में क्या इंक्रीज होगा, बेस करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन आपको एक बात यहां पे मेंशन रखनी है कि ये जो कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ था, वो अगर पहले स्टेप में इंक्रीज हुआ था तो उस पहले स्टेप के कलेक्टर करंट की वजह से जो भी ये बेस करंट इंक्रीज हुआ, वो कहां पे इंक्रीज हुआ, वो सेकंड स्टेज में इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज का कलेक्टर करंट कहां पे गया है, सेकंड स्टेज के बेस में गया है। मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्टेज का जो बीटा होता है, वो बीटा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से इंक्रीज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर करंट की वजह से ही इंक्रीज होता है। मतलब कि पहले स्टेज के ट्रांजिस्टर में ये जो आईसी का इंक्रीजिंग आता है, वो इंक्रीजिंग उसी स्टेज में आईबी को इंक्रीज नहीं कर सकता है। वो अगर आईबी को इंक्रीज करता भी है तो किस आईबी को इंक्रीज करता है, वो अपकमिंग स्टेज के आईबी को इंक्रीज करता है। तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज में तो बीटा हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसकी वजह से इंक्रीज होता है, यहाँ पे थर्मल रन अवे की वजह से इंक्रीज होता है। अगर आप थर्मल रन अवे प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो भी
यहाँ पे सेम कनेक्शन की वजह से, सेम कनेक्शन कौन सा सेम कनेक्शन, बेस और कलेक्टर का नेगेटिव नेगेटिव टाइप का कनेक्शन या फिर बेस और कलेक्टर का पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप का कनेक्शन कलेक्टर करंट को एक्सेलरेशन में प्रोपेगेट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो कलेक्टर करंट यहाँ पे इंक्रीज होके आपको बीटा का अच्छी तरह से एम्प्लीफिकेशन दे सकता है। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस इज ओपोजिट फॉर द टू ट्रांजिस्टर, मतलब कि जब भी ये ट्रांजिस्टर में टेम्परेचर का इंक्रीज आता है तो वो टेम्परेचर का इंक्रीज बीटा को क्या कर देता है, बीटा को डिक्रीज करवा देता है। मतलब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये सेम कनेक्शन की वजह से ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरी की पूरी सर्किट है उस सर्किट का स्टेबिलाईजेशन हमेशा अक्वायर रहता है। अगर यहाँ पे आप बैक टू बैक कनेक्शन में कॉम्प्लीमेंटरी ट्रांजिस्टर्स का यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो बीटा है वो बीटा या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी सर्किट का स्टेबिलाईजेशन क्या हो सकता है, स्टेबिलाईजेशन कम हो सकता है। फिर आगे क्या बात आती है, दस द वेरिएशन इन वन ट्रांजिस्टर टेंड्स टू कैंसल दैट इन द अदर, मतलब कि एक ट्रांजिस्टर में आने वाला चेंज दूसरे ट्रांजिस्टर में भी आता है और ये चेंज दोनों जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन होने का चांसेस नहीं है, जिसकी वजह से अगर एक स्टेज में कोई भी चेंज आता है तो वो चेंज दूसरे स्टेज की ओर एक्सेलरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि उस चेंज को वहां पे अट्रैक्ट करने वाला कोई भी टर्मिनल नहीं है। अगर यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इनसे भी रिपल होता है, ये इलेक्ट्रॉन इनसे भी रिपल होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में क्या रहता है, एज इट इज स्टेबल रहता है। अगर आप इन दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज का बात करते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साइड भी अट्रैक्ट होता है और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साइड भी अट्रैक्ट होता है। तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज दोनों में से किसी के भी साइड नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दोनों के साइड क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों के बीच में बैलेंस होके स्थिर रहता है। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में सेम टाइप के कनेक्शन की वजह से यहाँ पे कोई भी करंट का चेंज दोनों स्टेज में आने की वजह से क्या कर देता है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। तो ये जो हमारा कपलिंग का शेम है, मतलब कि डायरेक्ट कपलिंग में यूज होने वाला ये कॉम्प्लीमेंटरी कनेक्शन है, ये कॉम्प्लीमेंटरी कनेक्शन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। फिर आगे क्या बात आती है, द वीक सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर T1. Due to transistor action, an amplified output is obtained across the collector load RC of the transistor T1. This voltage drives the base of the second transistor and amplified output is obtained across its collector load. In this way, direct coupled transistor amplifier raises the strength of weak signal. मतलब कि आपको यहाँ पे जो आपका फंडामेंटल इनपुट है वो फंडामेंटल इनपुट कहाँ पे देना है, पहले स्टेज के पहले ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल में, और वो ट्रांजिस्टर वोल्टेज को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, और वो वोल्टेज आपको आउटपुट में कहाँ पे मिलता है, उसी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर लोड के पास, और वो कलेक्टर लोड कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ होता है, आगे के स्टेज के बेस टर्मिनल के पास, जिसकी वजह से वो आगे शिफ्ट हो जाता है और उसी तरह से वहां पे एम्पलीफिकेशन का ये जो काम है वो काम सडनली होता रहता है और अलग अलग स्टेज में वो रिपीटेडली सिग्नल को एम्पलीफाई करता रहता है। और फंडामेंटल इनपुट के साथ कंपैरिजन में ये जो आपका फाइनल आउटपुट होता है वो फाइनल आउटपुट आपको अच्छी तरह से एम्पलीफाई होके मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका ये जो कम फ्रीक्वेंसी का बहुत ही वीक सिग्नल था वो सिग्नल कोई भी डिस्टोर्शन के बिना और कोई भी हाई इंपीडेंस को फील किए बिना आपको आउटपुट में किस तरह से मिल जाता है, आउटपुट में अच्छी तरह से एम्पलीफाई होके मिल जाता है। तो इस ऑपरेशन की स्लाइड में हमने कौन कौन सी बात का यहाँ पे ओवरव्यू देखा, यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांजिस्टर्स का कनेक्शन कॉम्प्लीमेंटरी है, जिसकी वजह से एनपीएन के बैक टू बैक में क्या यूज होता है, पीएनपी यूज होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर का एक थर्मल रन अवे, वो थर्मल रन अवे हमारी सर्किट में कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकता है। और यहाँ पे होता क्या है, अगर एक कंडीशन में एक एम्पलीफायर में बीटा इंक्रीज होता है
तो वही कंडीशन में दूसरे एम्पलीफायर में भी क्या होता है, बीटा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, और उसकी वजह से इस सर्किट का स्टेबिलाईजेशन क्या रहता है, एज इट इज स्टेबल कनेक्टेड रहता है। और फिर हमने फाइनल में क्या बात की कि यहाँ पे आपको इनपुट देना है फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर के बेस में और आउटपुट लेना है फाइनल ट्रांजिस्टर के या फिर बीच के कोई भी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के पास, जहाँ पे आपको वो सिग्नल अच्छी तरह से एम्पलीफाई होके मिल सकता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, और फाइनल में बात करेंगे इस ट्रांजिस्टर के एम्पलीफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स के मेरिट्स को देख सकते हैं। मेरिट का मतलब ये होता है कि इसके एडवांटेजेस। द सर्किट अरेंजमेंट इज सिंपल बिकॉज ऑफ मिनिमम यूज ऑफ रजिस्टर्स। मतलब कि इस सर्किट का ये जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम से कम रजिस्टर्स और कम से कम ट्रांजिस्टर्स का यूज होने वाला है। फिर क्या बात आती है, द सर्किट हैज लो कॉस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्सपेंसिव कपलिंग डिवाइसेस। मतलब कि जैसे आप आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कैपेसिटर्स का यूज करते थे और ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर में ट्रांसफॉर्मर का यूज करते थे, उसकी तरह यहाँ पे कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि कपलिंग में यूज होता हो और वो कॉस्टली हो, जिसकी वजह से इस पूरी सर्किट का कॉस्ट क्या आता है, पूरी सर्किट का कॉस्ट बहुत ही कम आता है। फिर ये लास्ट मेरिट क्या आता है, लास्ट मेरिट है सिग्नल्स ऑफ थर्मोकपल एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर सो स्मॉल एंड वीक so they cannot applied directly for working or testing, but this type of amplifier makes them easy to use। मतलब कि ये जो थर्मोकपल्स का आउटपुट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का जो आउटपुट होता है, वो आउटपुट बहुत ही स्मॉल होता है और बहुत ही क्या होता है, वीक होता है। वीक का मतलब ये होता है कि इसका वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, वो मिली के रेंज में होता है, या फिर यहाँ पे तो मिली की रेंज भी बहुत ही बड़ी साबित होती है, लेकिन ये जो रेटिंग है वो रेटिंग मिली की बजाय कई बार माइक्रो वोल्ट में भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस वोल्टेज को आप कभी भी कहीं पे भी टेस्ट या वर्किंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है, इस सिग्नल को आपको क्या करना पड़ता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है। और इस सिग्नल को जब आप एम्पलीफाई करते हैं तो एम्पलीफिकेशन के बाद ही आप इस सिग्नल को टेस्ट या फिर वर्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो आपके मेरिट्स है डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के, उसी मेरिट में इस डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की एप्लीकेशन भी आ जाती है, क्योंकि जहां पे भी आप बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को यूज करते हैं या फिर ऐसा कोई भी डिवाइस जहां पे लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बहुत ही लो वोल्टेज के साथ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो आप यहाँ पे इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज कर सकते हैं। तो इसके मेरिट्स क्या बन के आते हैं, पहला ये कि इसका अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है, दूसरा ये कि यहाँ पे कोई भी कपलिंग कंपोनेंट यूज नहीं होने की वजह से इसका ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। और तीसरी इसकी एप्लीकेशन है, या फिर इसे आप ये बोल सकते हैं कि ये इसका मेरिट है कि आप जहाँ पे भी लो फ्रीक्वेंसी का यूज करना चाहते हैं या फिर जहाँ पे भी आप लो वोल्टेज के रेटिंग के सिग्नल का यूज करना चाहते हैं, तो उस सिग्नल को वर्किंग और टेस्टिंग के लिए आपको एम्पलीफाई करना पड़ता है। और उसको एम्पलीफाई करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। फिर हम आगे बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के डीमेरिट्स है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर एम्पलीफाइंग हायर फ्रीक्वेंसीज। मतलब कि इसकी ये जो कंडीशन है वही कंडीशन इसके डीमेरिट्स साबित होती है। यहाँ पे आप लेस देन 10 हर्ट्ज के लिए और बहुत ही कम वोल्टेज रेटिंग के सिग्नल के लिए इस एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप किसी हायर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए आपको यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कपलिंग डिवाइस नहीं होने की वजह से आपका ये जो एम्पलीफायर है वो एम्पलीफायर अपनी पूरी सर्किट को स्टेबिलाईज नहीं रख सकता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो सकता है, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी के लिए आपको हेल्प नहीं कर सकता है। फिर इसका दूसरा डीमेरिट क्या है, द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस। यहाँ पे हम
जब लो फ्रीक्वेंसी के साथ काम कराते हैं तो उसमें आपका ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट का शिफ्टिंग है वो बहुत ही मेंशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी सर्किट स्टेबल रह सकती है, लेकिन जब आप हायर फ्रीक्वेंसी के साथ काम करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस के यूज में अगर आप इस एम्पलीफायर को रखते हैं तो क्या होता है, ये एम्पलीफायर उस ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन के साथ काम नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से आपका ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में वो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होते रहता है, जिसकी वजह से आपके ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का ये जो स्टेबिलाईजेशन है वो स्टेबिलाईजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये सर्किट अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखने के बाद हम देखते हैं इसकी फाइनल एप्लीकेशंस को। डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की एप्लीकेशन है, there is only one application that which we show in general is the signal of thermocouple and photoelectric components are so small and weak so they cannot apply directly for the working or testing, but this type of amplifier make them easy to use। मतलब कि ये जो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है वो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अच्छी तरह से एम्पलीफाई करके दे सकता है, जिसकी वजह से आप इस तरह के सिग्नल को अच्छी तरह से वर्किंग के लिए या फिर इस सिग्नल को टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थे इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और एप्लीकेशंस। तो इस लेक्चर का कंक्लूजन था कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में बहुत ही कम कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ता है और कम कंपोनेंट्स की वजह से ये डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर बहुत ही रिलायबल साबित होता है। दूसरी बात यह है कि आपको डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो भी ट्रांजिस्टर्स का यूज करना होता है वो ट्रांजिस्टर एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे एनपीएन फॉलोड बाय पीएनपी फॉलोड बाय एनपीएन का यूज करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आपको इनपुट इसे बेस टर्मिनल में देना होता है और आउटपुट हमेशा किस टर्मिनल में से लेना पड़ता है, आउटपुट आपको इसके कलेक्टर टर्मिनल में से लेना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो बीटा मतलब कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे कम आता है, क्योंकि जो वेरिएशन पहले स्टेज में आता है वही वेरिएशन कहाँ पे आता है, दूसरे स्टेज में आता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। और ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन आपके पूरे के पूरे सर्किट के स्टेबिलाईजेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए बहुत ही सुइटेबल है, लेकिन वही एम्पलीफायर अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कपलिंग डिवाइस का यहाँ पे दो स्टेज के बिटवीन में यूज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी को आइसोलेट नहीं कर पाता है और उस फ्रीक्वेंसी को आइसोलेट नहीं कर पाने की वजह से यहाँ पे इम्पीडेंस और रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस तीनों का कोई भी यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकल के आता है। कंक्लूजन से मेरा मतलब ये है कि ये सभी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज में अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से इसका स्टेबिलाईजेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसकी वजह से ये सर्किट अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है। तो मतलब यही है कि ये जो इसका डीमेरिट है लो फ्रीक्वेंसी के बारे में, वही डीमेरिट इसकी एप्लीकेशन भी साबित होती है। और यहाँ पे फाइनल में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी कपलिंग डिवाइस यूज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सर्किट बहुत ही कॉम्पैक्ट साबित होती है और कॉम्पैक्ट साबित होने के साथ साथ ये सर्किट अच्छी तरह से हमारे लिए रिलायबल भी है, क्योंकि जितने कम कंपोनेंट्स आपकी सर्किट में होते हैं उतना ही आपको अच्छा साबित होता है, क्योंकि आपको उतने ही कम कंपोनेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, जिसकी